प्रभा खेतान के उपन्यास छिन्नमस्ता में स्त्री की सामाजिक स्थिति। सारांश। जब भी स्त्री की सामाजिक स्थिति एवं उसकी सामाजिक क्रियाकलापों की साहित्यिक चर्चा होती है तो प्रभा खेतान के उपन्यासों पर अनायास ही ध्यान चला जाता है। प्रभा खेतान ने जिस बेबाकी से स्त्री के सामाजिक सरोकारों की चर्चा अपने उपन्यास में करी है वह बेहतरीन है। उसका उपन्यास छिन्नमस्ता भी ऐसा है जिसमें उन्होंने स्त्री पात्रों को जीवित कर दिया है। उसके स्त्री पात्र आधुनिक स्त्री एवं साथ साथ परंपरागत मूल्यों को दर्शित करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में स्त्री की दशा कभी भी पूर्ण रूप से सम्मानजनक नहीं रही है और वे सदियों से संघर्ष ही करती रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रभा खेतान के उपन्यास छिन्नमस्ता के विभिन्न स्त्री पात्रों जैसे प्रिया, छोटी माँ, नीना आदि को केंद्र में रखते हुए स्त्री की सामाजिक स्थिति की चर्चा की गई है। प्रस्तावना। साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्यकार समाज का दृष्टा है और सृष्टा होता है। डॉक्टर कमला गुप्त के शब्दों में उपन्यासकार समाज का यथार्थ दृष्टा होता है। वह सामाजिक जीवन की मान्यताओं और विश्वास की परिवर्तनशीलता को संवेदित सत्य के रूप में अपनी कथाकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उपन्यासकार के लिए समाज वह भूमि है जहाँ उसे जीवन का संपूर्ण चित्र उपलब्ध होता है। वह समाज की विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित होता है और उसे सामाजिक जीवन के बहुआयामी चित्रों को खींचता है। चित्रांकन में वह काल, समय, घटना, पात्र संख्या सभी दृष्टियों से पूरी तरह आज़ाद भी होता है। निरंतर परिवर्तनशीलता बाहरी भीतरी परिवेश को ध्यान में रखते हुए नई परिवर्तनों के आधार पर मानव की परिस्थितियों और मनोवृत्तियों का चित्रण करना एक उपन्यासकार का प्रथम उत्तरदायित्व है। डॉक्टर सुदेश बन्ना के शब्दों में उपन्यासकार उपन्यास के माध्यम से जिंदगी को तराशता है, छीलता है और समाज की एक चित्रावली प्रस्तुत करता है। समाज के चैतन्य प्रहरी के रूप में वह न केवल उन प्रश्नों से जूझता है जो समाज के अंतस में जगह पाए हुए हैं, अपितु उन प्रश्नों की नींव पर खड़ी समस्याओं के बृहद तिलिस्म को तोड़ता भी है। महज तोड़ने के लिए नहीं, अपितु अतीत के शिलापट पर वर्तमान का मानचित्र बनाने के लिए और कतिपय ऐसे मूल्यों की स्थापना के लिए भी जो अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में हिंदी कथा साहित्य का एक नई स्त्री चेतना का उदय हुआ और साहित्य में स्त्री की पारंपरिक छवि को बदलने का आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा। इस कालावधि में अनेक लेखिकाओं ने स्त्री विमर्श को वाणी देने का महत्तर काम निभाया है। वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारीवाद के पुनरुत्थान में महिला लेखिकाओं की वैचारिक भूमिका अध्ययन युग की मांग है। भारत जैसे विकासशील देश में स्त्रियों को पितृसत्तात्मक समाज का सामना करना पड़ रहा है। पितृसत्ता वस्तुतः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अभंगुर के रूप में अबाध गति से हजारों सालों से प्रवाहमान है। इसने स्त्री को अपना गुलाम बना रखा है और स्त्रियों पर कई प्रकार के बंधन और कर्कशपूर्ण कानून लगा दिया है। स्त्री का दायरा घर के 4 दीवारों तक ही सीमित था। यहाँ सवाल पिछड़ेपन का नहीं
बल्कि हर कदम पर स्त्री को वस्तु के रूप में देखने, नापने, तौलने में निहित पुरातन मानसिकता से है। हिंदी साहित्य के 60वें दशक में महिला लेखिकाओं का एक बड़ा दल सामने उभर कर आया। इसके बहुत पहले ही विचारों की स्वतंत्रता, यौन कार्य में आज़ादी आदि के आधार पर पश्चिम में फेमिनिज्म का सूत्रपात हो गया था। प्रकांड दार्शनिक और फ्रेंच लेखिका सिमोन द बोउर की विख्यात कृतियों की लोकप्रियता से भी स्त्रीवाद का नारा बहुत मजबूत हो उठा। स्त्री को मुक्त कराने में 2 उपलक्ष्यों में जो व्यापक कदम उठाए गए, उससे साहित्य का नभोमंडल अधिक भास्वर बन गया। अतः आधुनिक काल में लिखी गई हर विधा, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि में नारी की मनःस्थिति, समस्याएं, संघर्ष एवं विद्रोह चेतना को अति विशिष्टता से अभिव्यक्त किया है। समकालीन हिंदी के महिला कथाकारों में मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, मृणाल पांडे, शिवानी चंद्रकांता, मनिका मोहिनी, चित्रा मुगदल, गीतांजलि श्री, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, अनामिका, राजी सेठ, निरुपमा रेवती, रजनी परिकर, कुसुम अंशल, नासिरा शर्मा तथा प्रभा खेतान ने अपने साहित्य में समाज में घटित स्त्री के बारीक से बारीक विषयों को सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान किया है। साहित्य में जो नई चेतना एवं स्फूर्ति का उदय हुआ है, उसके अंदरूनी कारणों में नारीवादी सोच और रचनाओं का बड़ा हाथ रहा है। छिन्नमस्ता उपन्यास में स्त्री की सामाजिक स्थिति, सामाजिक असमानता, जात पात और धर्म कर्म की बातें प्रिया की अम्मा के मन में घर कर बैठी थी। तभी तो मेहतर की सीढ़ी अलग थी। मेहतर घर में प्रवेश करने से पहले आवाज़ लगाता हुआ आता, उसे नल छूने की मनाही थी, इसीलिए लक्ष्मीनियाँ पानी डालती थी। चूँकि लक्ष्मीनियाँ पानी डालती, इसलिए अम्मा उसे आधा अछूत मानती थी। इस प्रकार समाज में छोटी जाति के प्रति भेदभाव की दृष्टि रखी जाती थी। छिन्नमस्ता में जहाँ एक और प्रिया का संपन्न एवं एक भरा पूरा परिवार है, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहीं प्रिया की दाई माँ है, जो निर्धन, गरीब, विधवा और असहाय है, जैसे अपने घर की देखभाल के लिए अपना देश घर छोड़कर दूसरे की सेवा करनी है। प्रिया आत्मनिर्भर होने की बात करती है। जैसे आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, वैसे ही सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दाई माँ कहती है, अरे हम कौन खुशी में कमाने निकली, हमार भत्ता नहीं था तब ना। लेकिन दाई माँ एक पराई स्त्री होते हुए भी प्रिया को सभी माँ से बढ़कर प्यार देती है, उसे पालती पोसती है और कहती है प्रिया की शादी के बाद गंगा नहाएगी। ये सब आज के ज़माने में एक सगी माँ ही कर सकती है। लेकिन दाई माँ के मन में प्रिया के प्रति प्रगाढ़ ममता, एक निष्ठ प्यार और समर्पण भाव है, जिसके कारण वह कई वर्षों तक अपने परिवार घर नहीं जाती। दाई माँ, जो कि नीच जाति की औरत है, जब चौका छू लेती है तो महाराज जी नाराज हो जाते हैं, जिसके प्रति उत्तर में दाई माँ को 100 गालियाँ सुननी पड़ती है। लेकिन वह कहती है, बाभन का गाली नहीं लगता। प्रिया की सामाजिक स्थिति। छिन्नमस्ता में प्रभा खेतान ने इस प्रिया के माध्यम से समाज में जो स्त्रियों की जर्जर स्थिति है, उसको बड़े ही सशक्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मारवाड़ी परिवार में बेटी का पैदा होना दुख का कारण समझा जाता है, और वह दुख और अधिक हो जाता है जब पैदा होने वाली बेटी चौथे नंबर की हो। प्रिया के पैदा होने पर उसकी दादी कहती है, आ पड़ी ऊपर से माया सवार, अभी तो 2 ब्याह बाकी है, या तीसरी और तैयार होगी, तेरे तो खर्चों हैं।
दाई माँ की निराशा भरी बातें यह बताती है कि समाज में स्त्री जो कि स्वयं माँ, बेटी, बहू, पत्नी है, वही बेटी के जन्म पर शोक मनाती है। प्रिया को असीम प्रेम करता है, लेकिन प्रिया विद्रोही होती जा रही थी। अपनी माँ, भाभी, जीजी, ताई, चाचियों, यहाँ तक कि अपनी शिक्षिकाओं की तरह वह घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी को आंसुओं के समंदर से नहीं भरना चाहती, इसीलिए वह असीम से दूरी बना लेती है। प्रिया के मन में एक क्रांति का स्वर उभर रहा है। वह सोचती है, क्यों नहीं लड़कियां लड़कों की तरह खिलखिलाकर हंसती, मदमस्तती जैसे लड़के हंसते हैं। प्रभा को लड़कियों का इठलाना, इसकी बातें करना पसंद नहीं। प्रिया कहती है, मैं अपने जीवन को आंसुओं में नहीं बहा सकती। क्या एक बूंद आंसू में भी स्त्रियों का सारा ब्रह्मांड समा जाए? क्यों? किस लिए रोना और केवल रोना? आंसुओं का समुद्र, आंसुओं का दरिया, और तैरते रहो। तो प्रिया सोचती है कि वह प्यार करने से डरती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह कष्ट इतना अधिक झेल चुकी है कि उसे लगने लगा कि जिस प्रकार शादी करके अम्मा, भाभी, जीजी, चाची आदि सभी आंसू नहा रही हैं, तो वह शादी कर कैसे सुखी रह सकती है। उसे शादी से नहीं, कष्टों से, चोट खाने से डर लगता है। वह कहती है कि सच रोने से, आंसुओं से मुझे बहुत बहुत डर लगता है। प्रिया न तो प्रेम करना चाहती है, न शादी। कहते हैं कि एक स्त्री तभी संपूर्ण होती है जब उसके बच्चे होते हैं, लेकिन छिन्न मस्ता में प्रिया ने देखा था कि उसकी अम्मा हमेशा बच्चों पर झींकती रहती थी। बड़ी जीजी का 4 बच्चों के बावजूद अधूरापन, सल्लो जीजी का रोज वही माइग्रेन का दर्द, बड़ी भाभी की घुटन, यह दर्शाते हैं कि बच्चे संपूर्णता नहीं, दर्द लेकर आते हैं। इसीलिए प्रिया प्रेम और शादी से बचना चाहती है। डॉक्टर चटर्जी ने प्रभा को समझाया कि स्त्री होना कोई अपराध नहीं। हाँ, नारी की आंसू भरी नियति को स्वीकार करना बहुत बड़ा अपराध है। औरत के जीवन में जरा सा खुरेचों, दर्द, पीड़ा, त्रासदी के बहते दरिया मिलेंगे। अपने पैरों पर खड़ी स्त्री का कोई निरादर नहीं कर सकता। प्रिया के साथ 9 वर्ष की उम्र में बलात्कार होता है, और करने वाला कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा बड़ा भाई ही था। इस घटना के बाद प्रिया के मन दहशत सी बैठ गई थी। वह अपनी बात को अपनी अम्मा से बताना चाहती थी, लेकिन दाई माँ के समझाने पर वह मान जाती है। दाई माँ कहती है कि सुन बिटिया, हमार कहाँ मान, और ज़िंदगी में इस सब बात कभी किसी से जिन कहियो, अपन पति परमेश्वर से भी नहीं। दाई माँ के समझाने पर प्रिया को लगता है कि उससे कोई अपराध हो गया है। किसी को ना बताने के बाद उसे लगता है कि उसने कोई पाप किया है और वह अपराधी है, जिसके कारण ये घटना उसके दिलो दिमाग में एक दहशत बन जाती है। वह इस घटना को भूल जाना चाहती है, पर क्या भूलना इतना आसान है? फिर वह हर पुरुष से डरती है। उसे डॉक्टर चटर्जी से भी अकेले में डर लगता है कि कहीं वे ऐसा वैसा व्यवहार ना कर बैठें। यह कहती है कि छी, मुझे नफ़रत है इस पुरुष जाति से, नफ़रत है उससे जो मासूम छोटी नादान लड़की को भी नहीं छोड़ता। हमारे समाज की जो व्यवस्था है वह बहुत ही दमघोटू है। इस समाज में औरतों को बोलने नहीं दिया जाता है, और यदि वह अपनी बात किसी को बताती भी है तो उसे घटना का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जिसके कारण ही दाई माँ प्रिया को और अधिक अपमानित न होने से बचाने के लिए उसे इस घटना की चर्चा किसी से भी न करने की सलाह देती है। नारी अपनी देह में स्वयं में अतविक्षत होकर रह जाती है।
पुरुष जो बलात्कारी होता वह जो कर्म करता है उससे उसे सुख का अनुभव मिलता है, जबकि नारी के लिए जीवन भर का दर्द, घुटन और सहे पीड़ा जिसमें वह किसी से बता नहीं सकती। प्रिया कहती है कि क्या सबको एक ही निर्दोष मिला अपनी माँ से, अपनी बहन से मत बोलना बेटिया, कभी निर्देश मिला है अपनी माँ से, अपनी बहन से मत बोलना बेटिया, कभी नहीं। प्रिया जो कि प्रेम से, शादी से, सेक्स से घृणा करती थी, एक दिन एक संभ्रांत परिवार का अकेला बेटा प्रोफेसर मुखर्जी उसकी ज़िंदगी में आता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, केवल तुमसे। वह प्रिया को अपने घर ले जाता है। प्रिया भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने को समर्पित करती है, बिना किसी शर्त के किसी से पूछे। लेकिन यहाँ भी प्रिया के साथ छलावा होता है। वह प्रोफेसर शादी करके पत्नी के साथ आता है और प्रिया को धमकाते हुए कहता है, मूर्ख लड़की, मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। हम दोनों ने मौज की, बात ख़त्म, बस बात ख़त्म। और सुनो, फिर कभी यहाँ मत आना, मैं शादीशुदा इंसान हूँ। यहाँ भी प्रिया को धोखा ही मिलता है। प्रिया की शादी नरेंद्र नामक एक स्मार्ट लड़के से हुई। उसके शरीर पर 50,000 का वह घाघरा और 10 लाख का हीरे वाला सेट था। मगर नरेंद्र भी पढ़ा लिखा आदमी था। पुरुष की उसी मानसिकता से ग्रस्त था जिससे ज़्यादातर पुरुष होते हैं। वह भी अपनी हवस की भूख मिटाकर सो गया। पार्टी के लिए तैयार होकर निकलने वाली होती कि वह उसे कमरे में घसीट लेता। नरेंद्र में गजब की कुशाग्र बुद्धि थी। वह नाक की सीध में चलने वाला व्यक्ति था जिसे अपने दाएं बाएं देखने की फुर्सत नहीं थी। नरेंद्र में मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस पैसा, अच्छा खाना और सेक्स समझता था। प्रिया मानती है कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने ही गुलामी स्वीकारी, गुलाम बने रहने को अपना भाग्य समझा। मानती हैं कि उसकी गलती क्योंकि उसने भाग्य समझा। नरेंद्र हर 6 महीने में एक से एक हसीन सेक्रेटरी बदलता रहता है। उसकी भूख मिट जाती है। प्रिया सोचती है कि वह जितना नरेंद्र से डरेगी वह उतना ही डराएगा। रहम की भीख मांगेगी तो उतना ही ठुकराएगा। अकेले होने की पीड़ा, त्रासदी, आतंक। अकेले होने की पीड़ा, त्रासदी, आतंक, मैं क्या नाम दूँ इसको, पर इतना प्रभाव तो मेरे मन पर पड़ा ही है। आंसुओं को मैं तेज रफ्तार से दौड़ते हुए सुखाती रही। सॉरी। मेरे साथ मेरा अकेलापन है, पर यह अकेलापन मुझे ज़िंदगी का अर्थ समझा रहा है। कैसे मैंने अपने आप को बचाया है, अपने मूल्यों को जीवन में संजोया है। हाँ, टूटी हूँ, बार बार टूटी हूँ, पर कहीं तो चोट के निशान नहीं। दुनिया के पैरों तले रौंदी गई, पर मैं मिट्टी के लौंदे को परिवर्तित नहीं हो पाई हूँ। 48 की इस उम्र में एक पूरी की पूरी साबुत औरत हूँ जो ज़िंदगी झेल नहीं रही बल्कि हंसते हुए जी रही है, जिसे अपने उपलब्धियों पर नाज है। छोटी माँ। नरेंद्र के पिता ने एक तिलोत्तमा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर रखा था। तिलोत्तमा छोटी माँ के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। बेटी की शादी कर लेने पर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह छोटी माँ का रिश्ता यहाँ से हमेशा के लिए टूट गया। और चूँकि नरेंद्र के पिता पहले से शादीशुदा थे, इसलिए छोटी माँ को उसका पत्नी का वह दर्जा कभी नहीं मिला। छोटी माँ बिना किसी विरोध के ऐसे जीवन की मौन स्वीकृति के साथ एक उन्मुखी अग्नि की तरह पापा के लिए निरंतर जलती रही। उसकी पति भक्ति, उदार मन, सहज समर्पण और बधिर गाय सी अपनी स्थिति के प्रति मौन स्वीकृति। प्रिया सोचती है कि क्या सिर्फ चुटकी भर सिंदूर से ही पत्नी कहलाने का हक मिल जाता है और वह
छोटी माँ, जो 20 साल से बिना फेरों के इस संबंध को नकार दिया जा सकता है, वह अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए अग्रवाल हाउस में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे रखेल का दर्जा प्राप्त था। इसीलिए वह घाट पर चुपचाप जाकर नहा आई थी। प्रिया यह सवाल उठाती है कि छोटी माँ की स्थिति का कौन जिम्मेवार है? यह समाज, परंपरा, व्यक्ति या छोटी माँ, जो यह जानते हुए एक शादीशुदा पुरुष से शादी करती है, और यदि शादी की तो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ी? उन्होंने अपनी स्थिति को मौन रूप से क्यों स्वीकार लिया? प्रभा खेतान ने छोटी माँ के माध्यम से यह बतलाया है कि आज भी हमारी मान्यताएं, हमारा समाज, हमारी परंपराएं हमारे ऊपर अधिक प्रभावी है। तभी तो हम ना चाहते हुए भी अपनी एक शादी को निभाते हैं, और जिसे प्यार करते हैं उसे समाज के डर से मान्यता नहीं देते। इसे ही प्रभा ने तोड़ने की कोशिश की। इसी परंपरा का विरोध करती हुई प्रिया, जिसे नरेंद्र से प्यार नहीं रह गया, और जो नरेंद्र भी दूसरी औरत या सेक्रेटरी को 6 महीने भर बदल देता है, वह अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन जब पत्नी अपने इस रिश्ते को खत्म कर व्यापार करना चाहती है, तो नरेंद्र तिलमिला उठता है। नीना तिलोत्तमा छोटी माँ और नरेंद्र के पिता की नाजायज औलाद है। नीना तिलोत्तमा छोटी माँ और नरेंद्र के पिता की नाजायज औलाद है। वह लॉरेटो में पढ़ी लड़की है, जिसमें खुलापन है। वह सहज, सीधी और आर पार की बातें करने वाली लड़की है। देखा भाभी, पापा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी। जब वह होटल में ग्रैंड में इंटरव्यू देकर आती है, तो प्रिया से के पूछने पर कि क्या पापा पसंद करेंगे, तो वह तपाक जवाब देती है, क्या मुझे उनकी इच्छा अनिच्छा का ख्याल करना चाहिए? भाभी, मुझे पता है मैं एक नाजायज संतान हूँ। मांग में सिंदूर लगा, उस लाल रंग में थोड़ी काली गोली हुई है, इसीलिए तो मम्मी का सिंदूर चमकता नहीं। नीना कहती है, अगर वह दुखी है तो वह सुख भी अर्जित करेगी। वह कहती है कि अपने पैरों पर खड़ी स्त्री का कोई निरादर नहीं कर सकता। नीना अपने सौतेले भाई नरेंद्र को कोबरा और बड़ी माँ की देवी जी पुकारती थी। ये नाम विद्रोह के कारण उसने रखा था। नीना प्रभा खेतान का एहसान पात्र है, जो जीवन को निरीह असहाय नहीं बल्कि सशक्त और आधुनिक रूप में देखती है। वह मूक दर्शक बनकर सहन करने को तैयार नहीं है। प्रिया के शादी के लिए लड़का खोजने की बात पर नीना कहती है कि क्या शादी से आप या माँ या बड़ी माँ प्रसन्न हैं, तो फिर मैं क्यों? नीना के लिए आग हो या पानी, वह सब कुछ जिंदगी का धर्म मानती है। उसके जीवन की अपनी लय है। ऐसा नहीं कि अकेलापन उसे नहीं चुभता, पर वह हर तूफान का हंसकर स्वागत करती है और निर्भय होकर हंसती है। नीना अपने पिता के बारे में कहती है कि उसे ऐसे बुज़दिल इंसान से सख्त नफरत है। नीना 37 वर्ष की उम्र में प्रिया के बिजनेस पार्टनर हॉफमैन के बेटे से शादी कर अपना घर छोड़ देती है। उसका पति एंड्रू नीना की मां को साथ रखने को कहता है, लेकिन वह नहीं जाती। नीना के मन में एक अपराध बोध है कि वह विदेशी लड़के से शादी कर विदेश चली जाती है, जिससे उसकी मां अकेली हो जाती है। इस अपराध बोध से प्रिया उससे
निकालती है और कहती है, मैं हूँ माँ की देखभाल के लिए। पश्चिम की औरत जूडी कहती है कि वह पश्चिम औरतों ने भी बहुत सहा है। जब हमारे घर उजड़े बच्चों ने साथ छोड़ा, 60 वर्ष का पुरुष केवल पैसों के बल पर 20 वर्ष की लड़की के लिए घूमने लगा, तब हम भी तिलमिला उठी। भोग का नंगा नाच और उसमें शामिल हमारी बहनें और बेटियां थी। जूडी कहती है कि प्रिया, एक तुम ही नहीं दुख पा रही हो, हर औरत के अपने अपने दर्द के तहखाने हैं। निष्कर्ष, प्रभा खेतान जी का सबसे चर्चित उपन्यास छिन्नमस्ता है, जो स्त्री के सामर्थ्य एवं शोषण को एक साथ वर्णित करता है। इस उपन्यास में प्रिया पात्र को प्रभा जी ने गढ़ा है, जो उनके खुद के जीवन की कहानी है। मारवाड़ी परिवार में जन्मी प्रिया के सामाजिक एवं पारिवारिक रूप में उपेक्षित, कुंठित और सहमी हुई बालिका का बालपन है। व्यवस्था को तोड़ने वाली औरत को जहाँ समाज 100 कोड़े लगाता है, वहीं पुरुष को मंच पर क्रांतिकारी कहकर बैठाता है। औरत हर तरह मरती है, लेकिन रोती हुई औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे औरत की इस निष्क्रियता पर झुंझलाहट होती है। यह क्या घुट घुट कर मरना, लेकिन क्या औरत की ज़िंदगी एक सही पुरुष की तलाश भर बनकर रह जाए? यदि औरत व्यवस्था के बाहर कदम बढ़ाती है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे पूरब हो या पश्चिम। परिवर्तन किसी को अच्छा नहीं लगता, वो भी तब जब उसकी स्वतंत्रता छीनने का डर हो, जिससे सदियों से इतनी सुविधा मिली हो।